वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। बोर्ड्स की प्रिपरेशन ऑन हो चुकी है, इवन नीट की प्रिपरेशन भी ऑन हो चुकी है। और आज इसी कहानी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ माइंड मैप ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने डिटेल से इसी चैनल पे वन शॉट पे पढ़ा रखा है। कृपया करके इसके माइंड मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, वेटेज वाइज ये दोनों नीट और बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा। आधे घंटे में चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आई होप ये सारे लोगों को विजिबल है। आई मैं एक बार देख लेती हूँ। यस, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, तो ये और अच्छे से आपको दिखने लगेगा। अच्छा, ये मिलेगा कहाँ पे, है ना? ये मिलेगा कहाँ पे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये मिलेगा आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक लगी हुई है। तो कृपया करके आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो। ठीक है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। ओके, सो जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? अपने ही जैसे बच्चों को पैदा करना। इसके कुछ इवेंट्स होते हैं बेटा। सबसे पहले होता है गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो टेस्टीज में होता है स्पर्म फॉर्मेशन और ओवरी में होता है ओवा फॉर्मेशन। तो दिस इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। अब मेल जब अपने गैमीट बना लेता है तो इंसेमिनेशन प्रोसेस से वो फीमेल को डिपॉजिट करता है। ठीक है, डन। इंसेमिनेशन के बाद ओवा और स्पर्म के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होती है। डिलीवरी के बाद माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। दिस इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। ये सारे इवेंट्स जो है इस चैप्टर पे दिए गए हैं, जो कि हमें पढ़ने हैं। आई होप कि ये सभी लोगों को अच्छे से विजिबल हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहली चीज जो है, दो पार्ट्स है। आपको पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि लोकेशन कहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो लोकेशन है बेटा, वो है पेल्विस रीजन में। कहाँ पर है बेटा जी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो लोकेशन है पेल्विस रीजन, मतलब कमर वाले एरिया में है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है बेटा? टेस्टिस आता है, जो कि इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। साथ ही साथ इनको हेल्प करती हैं कुछ एसेसरी डक्ट आपकी और ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एसेसरी ग्लैंड में कौन आता है? सेमाइनल वेसिकल आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आती है, और आपका दैट बल्बोइथ्रल ग्लैंड वगैरह आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है कौन सी बेटा? नेक्स्ट कौन सी है बेटा? आपकी जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे हम कहते हैं पेल्विस। अब ये जो डायग्राम आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको बनाना आना चाहिए, बिकॉज इट इज सो डैम इंपॉर्टेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये आता भी एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम टेस्टिस से। टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल होता है। लेंथ है 4, इसको ऐसे रखेंगे 4, 5, 2, 3। लंबाई जो है 4-5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। कितने टेस्टिस है? 2 है। कहाँ है? एब्डोमेन के बाहर। कहाँ है? स्क्रॉटल सैक के अंदर। क्यों है? क्योंकि हमें बॉडी से 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो है कम चाहिए, ताकि स्पर्म 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है बेटा, वो क्या चाहिए हमको? कम चाहिए, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो टेस्टिस होता है बेटा, उसके अंदर कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट है? 200 से 250 कंपार्टमेंट। हर कंपार्टमेंट के अंदर बेटा 1 से 3 ट्यूब होती है। इस ट्यूब को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा जी 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में एक सेल है, जिसे कहते हैं लेडिक सेल, जो कि टेस्टोस्टेरोन निकालती है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा, ठीक है, 2 सेल्स होती है। एक है जर्माइनल सेल और एक है आपकी सर्टोली सेल। जर्माइनल सेल्स जो होती हैं वो स्पर्म बनवाती हैं और सर्टोली सेल उन्हें न्यूट्रिशन देती है। ठीक है, अब आपके ध्यान से देखिएगा। ओके, डन। तो मैंने बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 है। एक है मेल जर्म सेल, जो कि स्पर्म बनाती है, सर्टोली सेल, जो न्यूट्रिशन देती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 सेमिनिफेरस, एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट? 2 से 2.5 से। एक कंपार्टमेंट में कितने ट्यूब? 1 से 3 ट्यूब। ट्यूब के अंदर कितनी सेल? 2 सेल। कौन सी सेल? सर्टोली सेल और आपकी जर्म सेल। ठीक है, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कौन सी सेल? लेडिक सेल। क्या निकालती है बेटा जी? टेस्टोस्टेरोन निकालती है। ठीक है, डन। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब आपका टेस्टिस जब स्पर्म बना लेता है बेटा, तो वासा डिफरेंशिया से देखो अगर ये स्ट्रक्चर, तो ऊपर लेके जाता है। ये आपका यूरेटर होता है, उससे घूमते हुए आता है। जब आता है तो एक पिंक कलर की ग्लैंड है, जिसे कहते हैं सेमाइनल वेसिकल, जो इससे जुड़ जाती है। ठीक है, आपका वासा डिफरेंशिया जो स्पर्म ऊपर लेके जा रही है, और ये पिंक कलर की जो ग्लैंड, जिसे हम सेमाइनल वेसिकल कह रहे हैं, ये जुड़ जाती है और ये बनाती है बेटा जी इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या बनाती है बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट निकल ही रही है, तो यहाँ से जुड़ती है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच से, मतलब डोनट शेप की प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसके बीचों बीच से आपकी इजैकुलेटरी डक्ट निकलती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी उसमें अपना फ्लूइड मिला देती है। अब जो लिक्विड आपकी अब ये इजैकुलेटरी डक्ट जाके यूरेथ्रा में ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि इजैकुलेटरी डक्ट में जो फ्लूइड है, अब उसको हम कहते हैं सीमेन। सीमेन इज द स्पर्म प्लस द सेमाइनल प्लाज्मा, ये सेमाइनल फ्लूइड, जो कि किस किस का फ्लूइड है बेटा? सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड है, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड है। ठीक है, अब आपकी जो
एजैकुलेटरी डक्ट है वो यूरेथ्रा से ज्वाइन हो जाती है, मतलब यूरिन और सीमेन निकलने का एक ही पैसेज है। दिस इज कॉल्ड एज यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि यूरिन भी निकल रहा है और आपके स्पर्म्स भी निकल रहे हैं, पर दोनों साथ साथ नहीं निकलते। आपका पेनिस जहां शुरू होता है वहां पर एक और ग्लैंड होती है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज बल्बोइथ्रल ग्लैंड। ये है बल्बोइथ्रल ग्लैंड, और ये बल्बोइथ्रल ग्लैंड पेयर्ड होती है। जब पेनिस इंसर्ट होता है तो हाँ ल्यूब्रिकेशन चाहिए होता है, तो ल्यूब्रिकेशन देने का काम ये करती है, ठीक है। अब आते हैं पेनिस पे। पेनिस क्या है बेटा, आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, इसमें रेक्टाइल टिश्यूज होते हैं और ये रेक्ट होता है ताकि वेजाइना में इंसर्ट किया जा सके और सीमेन को वहां रिलीज किया जा सके, ठीक है, डन। इसका जो एंड होता है पेनिस के एंड को हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, इसके ऊपर जो स्किन होती है उसको कहते हैं फोर स्किन, ठीक है। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आओ फीमेल। फीमेल भी कहाँ होता है बेटा, पेल्विस रीजन, कमर के पेट के नीचे या कमर के वाले एरिया में है। इसके पास ओवरी होता है, एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में क्या कहता है बेटा, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस, यूट्रस के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वेजाइना। और हम पढ़ेंगे इसमें ऐसे और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसमें हम पढ़ेंगे वल्वा के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेमरी ग्लैंड जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब ओवरी कितनी है बेटा, ओवरी है आपके पास 2। कितना है लेंथ, ही याद रखना आपको 2 to 4 सेंटीमीटर। आपकी ओवरी जो है वो ऐसे लटकी हुई नहीं है, वो आपकी यूट्रस से जुड़ी हुई है बाय यूटेराइन लिगामेंट, और पीछे से भी वो बहुत सारे लिगामेंट से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आपकी ओवरी है बेटा वो यूं ही नहीं लटकी हुई है, पीछे से भी वॉल से जुड़ी हुई है और आपके यूट्रस से भी वॉल से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और ये ओवरी करती क्या है बेटा, गैमीट का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब ओवरी जो होती है उसके ऊपर आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है। फेलोपियन ट्यूब का ये जो एंड होता है बेटा, ये होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम कहते हैं फिम्बरी। जब ओवरी ओवा निकालती है तो उसको सहलाकर कैच करने का काम इसका होता है। जो इन्वर्टेड फनल शेप स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम के बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद इस्थमस, फिर इस्थमस के बाद खुलता है यूट्रस, यूट्रस के बाद होती है सर्विक्स, सर्विक्स के बाद होती है सर्वाइकल कैनाल, फिर होती है वेजाइना। सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को एक साथ कहते हैं पल्लू बर्थ कैनाल, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला वाले एरिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन कि यूट्रस। यूट्रस की 3 लेयर होती है बेटा। यूट्रस में बेटा जी 3 लेयर होती हैं, है ना। कौन कौन सी लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है वो किससे बनी होती है, दैट ब्लड वेसल्स वगैरह से बनी होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो लेयर शेड आउट होकर बाहर होती है वो यही लेयर होती है। बीच वाली लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं, जो कि स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो लेयर होती है ये बाहर नहीं होती, पर कॉन्ट्रैक्शन करवाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट होती है पेरीमेट्रियम, जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी और प्रोटेक्शन का काम करेगी। फिर आते हैं अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सर्विक्स, बर्थ कैनाल वाली बात बता दी। आप जब भी आपको डॉक्टर देखता है तो जब औरत ऐसे करके पैर करके बैठती है तो उसको क्या दिखता है, वल्वा दिखता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसके बीच में होती है वेजाइना, एक छेद। जब आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया को देखते हैं बच्चों तो उसके ऊपर फैटी टिश्यू होता है जिसे कहते हैं अपन मॉन्स प्यूबिस, जिसमें हेयर और ग्लैंड्स होते हैं। फिर एक लूज फोल्ड स्किन होता है जिसे कहते हैं लेबिया मेजोरा, जो कि वेजाइना को कवर कर लेता है। उसके अंदर होता है बेटा एक लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जहां पर जुड़ता है वहां पर एक एलिवेटेड रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो होता है इसके अंदर भी इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जैसे कि पेनिस के अंदर होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझना, है ना। तो जब फीमेल ऐसे करके लेटती है तो उसको दिखता है कि ऊपर ओपनिंग है बेटा कौन सी, यूरिथ्रल ओपनिंग, नीचे है वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। उसके ऊपर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पहले फैटी टिश्यू, फिर लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया मेनोरा। लेबिया मेनोरा जहां जुड़ेगी उसे कहते हैं क्लाइटोरिस। डन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी। अच्छा, एक और चीज देखते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। आओ एक और चीज देखते हैं, ठीक है। डन 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 डन, ये वाली बात सबको सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं बेटा क्या है। अब आते हैं अपन लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि जो भी चेंजेस होते हैं बेटा वो होते हैं आपके एंडोमेट्रियम में, ठीक है। अब होता यह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो है टोटल 28 दिन का इवेंट। पहले 5 दिन में होती है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, ठीक है। पहले से 5 दिन में देखो ब्लीडिंग हो रही है। जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो आपके जो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं दैट इज LH एंड FSH वो डाउन रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय पर एंडोमेट्रियम शेड आउट हो रही है उस समय पर हम नया फॉलिकल डेवलप नहीं करते। LH और FSH क्या करते हैं बेटा, ये ओवरी के अंदर आपके फॉलिकल्स को डेवलप कराते हैं। ये फॉलिकल्स जो है आपके जन्म से पहले ही प्रेजेंट होते हैं, प्यूबर्टी आते तक ये 60 से 80 हज़ार बचते हैं, ठीक है। और बनते तो बिलियंस में है, मिलियंस में है, पर डेथ होती जाती है प्यूबर्टी तक 60 से 80 हज़ार बचते हैं। क्वेश्चन आता है, अब पिट्यूटरी हार्मोन जो है LH और FSH जो है इनका लेवल डाउन है। जैसे ही 5वां दिन होता है पीरियड्स का वैसे इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और आपके फॉलिकल्स बढ़ना शुरू होते हैं। अब जो फॉलिकल जब बढ़ते हैं तो इनकी जो आजू बाजू की सेल्स होती है, फॉलिकल होता क्या है, अंदर ओसाइट होता है और चारों तरफ से कुछ सेल्स होती हैं जो ओवरी की सेल्स होती है जिन्हें हम कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल।
पहले बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनेगा टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, अब होता ये है बच्चों कि जब एक फीमेल है ना, जब एक फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तो बैठे बैठे उसमें मियोसिस 1 शुरू हो जाता है, पर मियोसिस 1 प्रोफेज 1 की स्टेज पर अरेस्ट हो जाता है, डिप्लोटिन अवस्था में स्टेज हो गया। अब आप मियोसिस 1 आधा करके पैदा हुए, तो आप जो लेकर पैदा हुए हो बेटा वो है आपका प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या क्या है बेटा, एक है आपका प्राइमरी oocyte, एक क्या है बेटा, ये है आपका प्राइमरी oocyte जो कि अरेस्ट है प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन प्रवस्था में, और इसके चारों तरफ कुछ सेल्स होती है बेटा जिसे हम कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। जब इसके ऊपर LH और FSH पड़ता है तो इन ग्रेनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ जाता है और रहता प्राइमरी oocyte है। जब LH FSH और बढ़ते हैं तो ये फॉलिकल और बढ़ता है, बीच में कैविटी बन जाती है, इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब आपका जो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, तो प्राइमरी ये है प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बनता है टर्शरी फॉलिकल। जब टर्शरी फॉलिकल बनता है ना बेटा, तो जो आपका प्राइमरी oocyte है वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte में। किसमें कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी oocyte में। क्वेश्चन आता है, अब सेकेंडरी oocyte में जब कन्वर्ट होता है तो ये हो गया आपका सेकेंडरी oocyte, और यहाँ पर बेटा एक कैविटी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है जिसे आप कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं बेटा, एंट्रम, और ये क्वेश्चन आता है तो इस कैविटी को हम कहते हैं बेटा जी एंट्रम। दिस इज कॉल्ड एज एंट्रम। एम आई क्लियर टू यू एवरीबडी? और इसके चारों तरफ एक कुछ और लेयर बन जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना या थीका इंटरना। ठीक है, इनको थीका लेयर कहते हैं। डन है इतनी बात? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें सेकेंडरी oocyte पाया जाएगा, यहाँ पर मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर मियोसिस 1 क्या हो जाता है बेटा, मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है और मियोसिस 2 भी शुरू हो जाता है। सोचो, मियोसिस 2 शुरू तो हो जाता है पर मेटाफेज पे अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमारे पास ये जो अरेस्टेड ये है प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte ये कन्वर्ट पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, तो हम इसे प्राइमरी oocyte की सेकेंडरी oocyte की जगह के बाद क्या होता है, मैच्योर ओवम बनना होता है। ठीक है भाई, मियोसिस 1 होगा, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट करोगे, मियोसिस 2 होगा तो मैच्योर सेकेंडरी oocyte से ओवम बनोगे। तो सेकेंडरी मियोसिस शुरू तो हो चुका है पर वो खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए आप सेकेंडरी oocyte ही कहलाओगे। अब इससे और मैच्योर होगा तो ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। ठीक है, अब होता ये है कि ये जो फॉलिकल ये निकालते हैं ईस्ट्रोजन, तो ये ईस्ट्रोजन क्या करते हैं, देखो यहाँ पर फॉलिकल छोटा, ईस्ट्रोजन कम, ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ेगा आपका जो यूट्रस का जो लेयर है एंडोमेट्रियम वो मोटा होता जाएगा। ठीक है, पर एक समय के बाद जब ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो पिट्यूटरी को बोलता है LH FSH मत निकाल लो, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैं ग्रोन फॉलिकल हो गया हूँ। स्टार्ट में जब ये कहानी शुरू होती है तो 10 फॉलिकल डेवलप होना शुरू होते हैं, पर एक टाइम के बाद क्या होता है बेटा कि जब एक फुल्ली ग्रोन फॉलिकल हो जाता है तो वो बोलता है कि नहीं, अब आप LH FSH मत निकालिए क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रोन हो चुका हूँ। अब कहानी में ट्विस्ट ये है बेटा कि अचानक से पता नहीं कहाँ से एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से अचानक से LH का लेवल जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है और FSH का लेवल 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसे कहते हैं LH सर्ज। और आपका ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर आपका सेकेंडरी oocyte है वो फट जाता है, सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। अब आपका ये जो पीला कलर का स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम निकालना शुरू करता है बेटा, देखो अब क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है। ठीक है, अब ये कार्पस ल्यूटियम का निकालना शुरू करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो देखो प्रोजेस्टेरॉन की पीक कैसे मिलती जा रही है। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये यूट्रस को और मोटा बनाता है ताकि अगर बच्चा आ गया तो इम्प्लांटेशन हो जाए। अब मेरी बात समझना ध्यान से, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ओव्यूलेशन हुआ, उसी 24 घंटे के अंदर स्पर्म को आ जाना चाहिए, और अगर साइमल्टेनियसली दोनों नहीं आए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन का कोई सिग्नल नहीं होता, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाना चाहिए ओव्यूलेशन के बाद, पर अगर नहीं भी हुआ तो भी आपकी यूट्रस इतनी आशावादी रहती है कि वो अपने आप को मोटा करके बनी रहती है। ठीक है, पर जब 14वें दिन तक मतलब यहाँ तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन बहुत बढ़ा हुआ है, तो प्रोजेस्टेरॉन एक नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि आप अपना LH अब मत निकालिए। LH नहीं रहेगा तो ये कार्पस ल्यूटियम जो येलो बॉडी है इसको LH मेंटेन करता है। तो LH के दो काम है, पहला ग्राफियन फॉलिकल को फड़वाएगा ओवा फेलोपियन ट्यूब में, और दूसरा इस येलो स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। जब प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक देता है तो LH का लेवल डाउन हो जाता है, LH का लेवल डाउन हो जाता है। ये कार्पस ल्यूटियम जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा था जो यूट्रस को मेंटेन कर रहा था उसकी लाइनिंग को। अब अगर मान लीजिए इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो आखिरी के 14वां दिन है ना, इसके बाद 27वें दिन के आसपास एक नेगेटिव फीडबैक जाता है पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी LH डाउन करती है, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है, प्रोजेस्टेरॉन मतलब यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा तो भाई क्या होगा, यूट्रस मेंटेन नहीं होगा और उसकी लेयर शट आउट होकर बाहर आ जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
तो पहला है मेंस्ट्रुएशन फेज, इसे ब्लीडिंग फेज कहते हैं। सेकंड 5वें से लेकर 14वां दिन तक जो है इसमें फॉलिकल डेवलप करते हैं, इसलिए हम फॉलिकुलर फेज या प्लॉरिफलेटिव फेज कहते हैं। फिर होता है 14वां दिन जिसमें हम ओव्यूलेशन देते हैं। फिर होता है ल्यूटियल फेज, क्योंकि ये फेज कार्पस ल्यूटियम के द्वारा मेंटेन है, इसीलिए हम इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। आई होप एवरीवन को ये वाला स्ट्रक्चर विजिबल है। यस इट इज विजिबल, ठीक है, आप लोगों को ये मिल भी जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब कार्पस ल्यूटियम क्या निकाल रहा है बताओ? कार्पस ल्यूटियम जो है वो मैडम हार्मोन निकालता है, इसीलिए एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। कार्पस ल्यूटियम क्या निकाल रहा है बेटा? कार्पस ल्यूटियम हार्मोन भी निकालता है, इसीलिए एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। अब स्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके अंदर होता है पहला हेड है, पूरा स्पर्म कवर रहता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, डन। स्पर्म के हेड के पास होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हेड के ऊपर ना एक एंजाइम की थैली होती है जिसे आप कहते हैं एक्रोसोम। कुछ नहीं है इसमें, एंजाइम की थैली होती है। और इसमें कौन सा एंजाइम होता है? ताकि ओवा के ऊपर जो लेयर होती है, देखो फर्टिलाइजेशन के लिए आपका सेकेंडरी oocyte में जब ओवा टच करता है तो ओवा में कन्वर्ट होता है। अब ओवा के चारों तरफ लेयर्स होती है उनको तोड़ने के लिए। मिडिल पीस पे होते हैं 2 सेंट्रियोल। जो सेकंड वाला सेंट्रियोल होता है वो एक बीच में टेल बनाता है जिसको हम कहते हैं बेटा एक्सियल फिलामेंट। यहाँ नहीं लिखा है पर आप लिख लीजिए, एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। और उसके साथ साथ ये जो आपकी मिडिल पीस होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्पाइरल अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, डन। अब आ जाओ बेटा, ये आता है आपको निबंधकर अरेंजमेंट इसको कहते हैं, जो कि एनर्जी देता है, ठीक। अब सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है? टेल होता है। अब आ जाओ पाथवे ऑफ स्पर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है कैसे स्पर्म चलता है। सेमिनिफेरस टिब्यूल में बना, फिर रेटेड टेस्टिस में आया, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो स्पर्म होता है बेटा, ध्यान से देखिए कैसे कैसे बना। आपका जो स्पर्म होता है बेटा वो इस तरीके से कंपार्टमेंट होते हैं बेटा, इसके कहते हैं लोब्यूल। लोब्यूल के अंदर टिब्यूल होता है। हर टिब्यूल जो है वो कहाँ खुलता है बेटा? वो खुलता है रेटेड टेस्टिस में, ठीक है, रेटेड टेस्टिस में। ये आपका रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस से क्या निकलती है? वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया से निकलता है एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस से निकलती है वासा डिफरेंशिया। मैं लेबल कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये है आपका रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस से निकलती है वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया से निकलता है एपिडिडाइमस जो कि स्पर्म को स्टोर करता है, उसे न्यूट्रिशन वगैरह देता है। और यहाँ से निकलती है बेटा वासा डिफरेंशिया जिसे हम स्पर्म डक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, डन। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? जब प्यूबर्टी, देखो अब यहाँ से शुरू कर रही हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis। प्लीज ध्यान दीजिएगा बिकॉज अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं सारी चीजें इसको मिटा दूंगी तो चलेगा। अब प्लीज ये दिस इज द माइंड मैप है, फिर कह रही हूँ कि ये आपका माइंड मैप है, ये कोई डिटेल नोट्स नहीं है, ठीक है। माइंड मैप को माइंड मैप की तरह पढ़िए आप लोग। तो प्यूबर्टी के समय आपके पास बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया रेडी रहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर प्यूबर्टी के समय क्या आता है बेटा? LHFSH आता है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये क्या होता है? सबसे पहले माइटोसिस से अपने नंबर बढ़ा लेता है। फिर कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, थोड़ा मैं इसको बड़ा करूंगी अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल, नाउ इट इज विजिबल, ठीक है, नाउ इट इज विजिबल। हमको ये वाला पार्ट देखना है, चलो इसको मैं सारा मिटा देती हूँ, ठीक है, सारा मिटा दे रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सबसे पहले सेमिनिफेरस टिब्यूल, फिर रेटेड टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वासा डिफरेंशिया, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है बेटा जी? बहुत सारे बेटा, बहुत सारे, ठीक है। माइंड मैप को डिटेल नोट्स नहीं पढ़ो, ये क्विक रिवीजन के लिए है। पहले आप इसी चैनल पे मेरा 1 शॉट पढ़ा, जाके पहले उसको देखिए, उसको बिना देखे मत पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा? कुछ को मैच्योर करते बड़ा करते इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हमने फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन किया जिसकी वजह से हमारे पास बने सारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हमने सेकेंड मेयोटिक डिवीजन किया तो जिससे बना स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड को हमने मैच्योर किया तो जिससे बना स्पर्मेटोजोआ। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब ये जो स्पर्मेटिड हैं, जब हम स्पर्मेटोजोआ में इसको कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटोजोआ जो है अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो ये सर्टोली सेल में जो है क्या होता है बेटा? गड़ा हुआ रहता है। इसको निकाल के सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में लाना, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो पॉइंट्स बताए मैंने वो देखो, ठीक है। अब जन्म से पहले आपके पास 2 मिलियन क्या होते हैं? प्राइमरी oocyte होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्राइमरी oocyte हैं। जब फीटल लाइफ में आपके पास बहुत सारे प्राइमरी oocyte हैं, ठीक है। चाइल्डहुड आते आते तक आपके पास कितने बचे? 60 से 80 प्राइमरी oocyte विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। फॉलिकल और oocyte में क्या अंतर? oocyte के चारों तरफ कुछ सेल्स हो जाती है जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। डन है बच्चे?
अब क्या होता है, जैसे ही प्यूबर्टी आई, आपका जो आपको क्या बताया था मैंने, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में अरेस्ट है वो कंप्लीट होगा, तो अब आपका प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी oocyte में। 2 सेल्स बनेंगे मियोसिस 1 के बाद, पर इसमें एक पोलर बॉडी बनती है जो कि किसी काम के नहीं, और एक बड़ी सेल बनती है जिसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ओवा के पास ना न्यूट्रिशन होना चाहिए, स्पर्म इसी से फर्टिलाइज होगा, अगर आप इसको न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो कोई काम ही नहीं बनेगा, तो इसलिए एक छोटी एक बड़ी बनती, छोटी वाली किसी काम के नहीं। अब सेकेंडरी oocyte में भी सेकेंड मियोसिस शुरू हो जाता है, पर वो भी अरेस्ट हो गया। अब आपके पास जो सेकेंडरी oocyte है बेटा, अब ये सेकेंडरी oocyte ओवम में तभी कन्वर्ट होगा जब स्पर्म आएगा, स्पर्म नहीं आएगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से ये एज इट इज बाहर हो जाएगा। जैसे ही स्पर्म आता है बेटा, वैसे ही आपका सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होता है, फिर 2 सेल बनेंगी, एक सेकेंडरी oocyte से 2 सेल बनेंगी जिसे कहते हैं ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट होता है, अब होता है फर्टिलाइजेशन, है ना। तो भाई फर्टिलाइजेशन के बाद 7वें दिन तक होता है इम्प्लांटेशन। अब होता ये है कि सबसे पहले आपके पास एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे आपके पास जाइगोट बना। जाइगोट से क्या होता है बेटा, जाइगोट से सबसे पहले देखो आपके पास जाइगोट बना, जाइगोट से आपका क्या बना, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जाइगोट। जाइगोट से 2 से 4, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 स्टेज स्ट्रक्चर बना, जिसे सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं मोरुला। बीच की जो सेल्स इन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। अब होता यह है कि बीच की जो सेल्स ब्लास्टोमियर होती हैं ऊपर जाके चिपक जाती हैं, ठीक है, और चारों तरफ कुछ सेल्स हो जाती है जिसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये चारों तरफ की सेल्स को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो इम्प्लांटेशन में मदद करेगी और प्लेसेंटा बनवाएगी। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जाके आपकी यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। अब यूट्रस में जब इम्प्लांट होगा तो कैसे होगा इम्प्लांट, होता ये है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो चारों तरफ की सेल्स आपको दिखाई दे रही है ना बेटा, ये दिस इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना बेटा, ये क्या करता है, यूट्रस में जाकर एंजाइम निकलता है, यूट्रस थोड़ा सा जगह खाली कर लिया, ब्लास्टोसिस जाकर उसके ऊपर इम्प्लांट हो जाएगा, और बाद में चल के यही ट्रोफोब्लास्ट है ना बेटा, ये क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाने का काम करता है, ठीक है, डन। तो ये स्टेजेस के बारे में आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट होता है प्लेसेंटा। अब ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, जिसे कहते हैं कोरियोनिक विलाई, वो यूट्रस से जाकर ऐसे एसोसिएट हो जाता है, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है फीटस और मेटरनल ब्लड के। क्या फंक्शन है प्लेसेंटा का बताओ। प्लेसेंटा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है ना। कोई भी वेस्ट बेबी बनाएगा तो वो प्लेसेंटा के थ्रू माँ के ब्लड में आता है। अब सुनो मेरी बात को, है ना, यूट्रस प्लेसेंटा में दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है और माँ का भी इन्वॉल्वमेंट है, डन। अब प्लेसेंटा से एक रस्सी निकलती है जिसे कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जो बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है, वो सिर्फ फीटल कंट्रीब्यूशन है, मतलब उसमें माँ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब जो भी अच्छी चीज़ है वो हम पहले प्लेसेंटा को देंगे, प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड को, फिर बच्चे को मिलेगा। जो भी वेस्ट बच्चा निकालेगा वो पहले अम्बिलिकल कॉर्ड में आएगा, फिर प्लेसेंटा में आएगा, फिर माँ के ब्लड में आएगा, ठीक है। फिर माँ की ब्लड उसे रिमूव करेगी। प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये सारे निकालता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। नाउ अब मैं बात करती हूँ। अब होता ये है कि ये जो इनर सेल मास है, ये जो येलो कलर का बना है, दिस इज कॉल्ड एज इनर सेल मास। ये इनर सेल मास 3 लेयर बनाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और इससे पूरा जो एम्ब्रियो है वो बनता है तीनों लेयर से, ठीक है। और इस स्टेज को हम कहते हैं गैस्ट्रुला। जब तीनों लेयर बनती है ना बेटा, तो इस स्टेज को हम कहते हैं गैस्ट्रुला। जब तीनों लेयर बनती हैं तो इस स्टेज को हम कहते हैं गैस्ट्रुला। तो पहली मोरुला, दूसरी ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस, तीसरी है गैस्ट्रुला। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो HCG, HPL और रिलैक्सिन है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी पे बनते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। अब प्रेगनेंसी के 9 मंथ में क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रेगनेंसी के 9 मंथ में होता है, फर्स्ट मंथ में हार्ट बीट आती है, सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट बनते हैं, थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन सिस्टम बनता है, 5वें मंथ में फीटस चलना शुरू कर देता है, हेयर आ जाते हैं हेड पे, 6वें मंथ में बॉडी छोटे छोटे हेयर से कवर हो जाती है, आईलिड्स बनती है, इवन आई लैशेस भी बन जाती है और आई लैशेस सेपरेट भी हो जाती है। 9 मंथ में बच्चा पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है डिलीवरी के लिए, ठीक है। अब डिलीवरी कैसी होती है, जब फुल्ली डेवलप फीटस हो जाता है तो फीटस खुद एक रिफ्लेक्स जनरेट करता है, दिस इज कॉल्ड एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जनरेट होता है तो जो कैसे जनरेट होता है, जो आपका सर्विक्स है ना बेटा, ये जो आपका यूट्रस है ना, ये यूट्रस नीचे सर्विक्स होता है, तो ये जो बेबी होता है ना, ये बेबी का हेड यहाँ से टकराता है। अब इस सर्विक्स में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, जिसका सिग्नल जाता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास एक हार्मोन स्टोर है जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन निकलता है बेटा, और आपका जो यूट्रस है और दबता है, और सर नीचे जाता है और टकराता है, टकरा के ऑक्सीटोसिन का लेवल और बढ़ता जाता और बढ़ता जाता। एक और चीज़ बताती हूँ, जब फीटस की डिलीवरी होती है तो फीटस की जो एड्रिनल ग्लैंड होती है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड है ना, वो कुछ हार्मोन ऐसे निकालती, कॉर्टिकल हार्मोन निकालती है, जो कि बेटा आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देता है।
किसकी बॉडी में? माँ की बॉडी में। ईस्ट्रोजन जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू वापस से कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीटोसिन में। मतलब कुल मिला के हमें ऑक्सीटोसिन का लेवल यहाँ बढ़ाना है। मोर ऑक्सीटोसिन, मोर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, डिलीवरी विल बी इजी। डन है बच्चों, डन। मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है। पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। नेक्स्ट आते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब देखो क्या होता है, माँ का जो ब्रेस्ट होता है वो आपकी छाती की मसल में होता है, जिसे कॉल्ड एज पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, ये क्या होता है? फैटी टिश्यूज होते हैं। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है आपकी, मेमोरी ग्लैंड, जिसे ब्रेस्ट कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, लोब्यूल्स का नंबर आपके लिए क्वेश्चन है। मुझे बताओ कि एक मेमोरी ग्लैंड में कितने लोब्यूल होते हैं? क्वेश्चन मुझे बताना है, कितने लोब्यूल होते हैं। ठीक है, लोब्यूल के अंदर होते हैं एल्व्यूलाई। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक जिंगल बना रखी है, देखो। लोबू आलू तो दो आम लेके, इसका सीक्वेंस आता है। लोब्यूल होते हैं, लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं? एल्व्यूलाई। हर एल्व्यूलाई के अंदर मिल्क बनता है। हर एल्व्यूलाई की क्या है बेटा? हर एल्व्यूलाई की एक टिब्यूल है। बहुत सारी टिब्यूल ज्वाइन होती हैं तो क्या बनता है? डक्ट। बहुत सारी डक्ट ज्वाइन होती हैं तो क्या बनता है? एम्पुला। एम्पुला किस में खुलता है बेटा? लेक्टिफेरस डक्ट में। और लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो किस में ओपन होती है बेटा? निप्पल में। और निप्पल से आपका मिल्क जो है वो बाहर हो जाता है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कितने लोब्यूल आपके ब्रेस्ट में होते हैं? तो लोब्यूल होते हैं एल्व्यूलाई में, एल्व्यूलाई मिल्क बनाता है। हर एक एल्व्यूलाई की ओपनिंग को कहते हैं ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल की कहाँ खुलती है? डक्ट में। डक्ट किस में खुलती है आपकी? डक्ट किस में खुलती है आपकी? डक्ट, अच्छा डक्ट मतलब आपकी मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट है ये। ठीक है, डक्ट किस में? मेमोरी डक्ट किस में खुलती है? मेमोरी एम्पुला में। मेमोरी एम्पुला खुलती है लेक्टिफेरस डक्ट में, और निप्पल से मिल्क बाहर हो जाता है। लैक्टेशन का प्रोसेस होता है। फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर से जो निकलता है इसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, जिसमें IgA एंटीबॉडी जो होती है बेटा भर भर के होती है। अब मिल्क पिलाने के प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। ठीक है, बस इतनी सी बात है बेटा, खत्म हो चुका है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का माइंड मैप। मैं फिर कह रही हूँ, ये अगर आप सोचो कि इसको पढ़कर मैं एग्जामिनेशन में 70 ला लूं, नहीं ला पाओगे। आपको वो जाकर 4 से 5 घंटे का वन शॉट जो मैंने इस चैनल पे बनाया है वो आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा आपको। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैंने विद्या नीट पे भी पढ़ा रखा, बहुत शानदार पढ़ा रखा, आप वहां से भी जाके देख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब तुम बस अपने मन में ये देखो, यस आई कैन डू इट। ठीक है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। छुट्टियों में भरपूर कंटेंट है, मेरे सारे वन शॉट्स विद्या नीट और इस चैनल पे पढ़े, 8 तो इसी चैनल पे पढ़े हैं, बाकी मैंने वहां पे भी बना रखे हैं। कृपया करके हाथ जोड़कर विनती है, जाकर देखिए, सब बना रखा है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से लेकर मॉलिक्यूलर से लेकर सब बना रखा है, तुम बस देख लो और एग्जाम में फोड़ आओ। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर। #STBArmy जिंदाबाद, बाय बाय।